पहला क्वेश्चन है, कह रहा उत्तर प्रदेश में निवेशकों के अनुभव को सरल बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? कौन सा निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च। इसका सही आंसर है 24 मार्च 2026 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म में तत्काल सहायता और एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए कौन सी सुविधा दी गई है? कौन सी सुविधा दी गई है? केवल ईमेल सपोर्ट है इसमें, टोल फ्री कॉलिंग सुविधा है? तो ईमेल सपोर्ट नहीं है, टोल फ्री कॉलिंग भी सिर्फ नहीं है, मैनुअल हेल्प डेस्क जो है ये भी गलत बात है। सही इसमें है एआई आधारित चैट बॉट और रियल टाइम एमएमएस अलर्ट, सॉरी एसएमएस अलर्ट। कौन सा अलर्ट है? एसएमएस अलर्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निवेश मित्र 3.0 का कौन सा फीचर निवेशकों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर कई विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा है वो? क्या डायनेमिक CAF, सिंगल विंडो पोर्टल, त्वरित निवेश फार्म, ई मंजूरी सिस्टम? इसका सही ऑप्शन है डायनेमिक CAF। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र 3.0 के लॉन्च के अवसर पर कितने करोड़ रुपए के लेटर ऑफ कंफर्ट और सब्सिडी वितरित की गई? सब्सिडी वितरित की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, इसका ए जो दिया हुआ है वो है आपका 1500 करोड़, ऑप्शन बी है 2781, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 8000। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2781 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम के दौरान किन नई योजनाओं का अनावरण किया गया? अनावरण किया गया, तो इसमें जो है वो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है यूपी स्टार्टअप फंड और यूपी आईटी हब, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेड स्कीम, ऑप्शन सी है यूपी कृषि निवेश योजना और ई वाहन सब्सिडी, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और एमएसएमई प्रोत्साहन। एमएसएमई मतलब कि जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसके लिए होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेड स्कीम। इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी व्यवस्था है जो उद्यमियों और निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सरकारी मंजूरियां, परमिट और एनओसी एक ही ऑनलाइन मंच पर प्रदान करती है? क्या है वो? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है बहु खिड़की प्रणाली, निवेश प्रोत्साहन प्रणाली, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ई गवर्नेंस प्रणाली। इसका सही जो है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 14 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष अभियान के तहत केवल 3 महीनों में लगभग कितने नए आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? कितने जारी किए हैं?
ऑप्शन नंबर ए है 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 18 लाख, ऑप्शन नंबर डी 25 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 लाख। 18 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में नए आयुष्मान कार्ड को जारी करने के विशेष अभियान का पहला चरण कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2026 तक। या डी में कह रहा है कि 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक। उत्तर प्रदेश में नए आयुष्मान कार्ड जारी करने के अभियान का दूसरा चरण कब से जारी है, जिसमें 17.94 लाख कार्ड जारी किए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, ऑप्शन नंबर बी है 15 जनवरी 2026, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2026, ऑप्शन डी है 1 मार्च 2026। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 फरवरी 2026। 15 जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल 5.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करके देश में सर्वाधिक कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है वो? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किया है। कितना जारी किया है? 5.64 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने बुजुर्गों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं? कितने को जारी किए गए हैं? 10.50, 15.20, 20 लाख या फिर 25.70 लाख। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 25.70 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो इसका सही आंसर है PMJAY, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ये इसका सही आंसर है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। 14 में कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना PMJAY के तहत गरीब और कमजोर परिवार को प्रति वर्ष कितने रुपए का कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान किया जाता है? तो कितना प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है, कितना प्रदान किया जाएगा? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 9 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट कौन सा प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट यमुना, प्रोजेक्ट गोमती, प्रोजेक्ट गंगा या प्रोजेक्ट ग्रामीण नेट?
तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट गंगा के लिए किन दो संस्थाओं के बीच प्रोजेक्ट गंगा के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? रिलायंस जियो और यूपी सरकार, ये नहीं सही है, गलत ऑप्शन है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC और हिंदुजा ग्रुप की वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड, BSNL और टाटा कम्युनिकेशन, ये भी गलत है। नीति आयोग और एयरटेल, ये भी गलत है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC और हिंदुजा ग्रुप की वन OTT एंटरटेनमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट गंगा के तहत न्याय पंचायत स्तर पर लगभग कितने स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर DSP के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो कितनों को प्रशिक्षित किया गया? इसका ऑप्शन एक है, ए कह रहा है कि 2000 से 4000, बी कह रहा है 5000 से 7000, सी कह रहा है 8000 से 10000, डी कह रहा है 12000 से 15000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8000 से 10000। प्रश्न संख्या 18, सरकार ने इन डिजिटल उद्यमियों DSP में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी भागीदारी आरक्षित रखने का लक्ष्य रखा गया है? कितनी भागीदारी आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 4 जो है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 25%, 33%, 50% और 75%। तो इसका सही जवाब है आपका 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। 7 मार्च 2026 की जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के मध्य कमान ने अपना पहला रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया? कानपुर, वाराणसी, आगरा या लखनऊ? तो कहाँ स्थापित किया, कहाँ पे जो है आयोजित किया? तो ये हुआ है आयोजित लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लखनऊ में आयोजित रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, राजनयिकियों और मीडिया पेशेवरों सहित कितने लोगों ने भाग लिया? कितने लोगों ने भाग लिया? 200 लोगों ने, 300 लोगों ने, 500 लोगों ने या 1000 लोगों ने? तो कितने लोगों ने भाग लिया? तो 500 लोगों ने भाग लिया। रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव में चर्चा का प्रमुख विषय क्या था? केवल सुरक्षा, सीमा सुरक्षा पर चर्चा, राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार नैरेटिव के सशक्तिकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे की चुनौती, सेना के लिए नए हथियारों की खरीद, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक संचार नैरेटिव के सशक्तिकरण और सूचना युद्ध जैसी युद्ध सीमा से नीचे की चुनौतियां, इसका जो है वो क्या था, मुख्य विषय था। भारतीय सेना द्वारा आयोजित रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता कौन थे? कौन थे इसके मुख्य वक्ता? तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए हुए, राजनाथ सिंह, S जयशंकर और अजीत डोभाल, रुचिका कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला। जनरल मनोज पांडे, एडमिरल R हरि कुमार, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। तो ये सेना द्वारा आयोजित हो रहा था और इसके जो मुख्य वक्ता थे वो ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज, यशवर्धन सिन्हा और राज शुक्ला, ये इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कह रहा है कि रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? रणनीतिक संचार कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। भारत के सुरक्षा वातावरण के लिए रणनीतिक संचार के संस्थागत ढांचे, सिद्धांत और नीतियां विकसित करना, सेना के बजट पर चर्चा करना, नई रक्षा संधियों पर हस्ताक्षर करना और मीडिया हाउस का अधिग्रहण करना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध रणनीतिक क्या कहलाती है जिसमें दुश्मन की जानकारी और संचार प्रणालियों को बाधित करने या हेर फेर करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो वह क्या होगा? तो साइबर आतंकवाद होगा, प्रॉक्सी वार यानी छद्म युद्ध होगा, सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, या गोरिल्ला युद्ध होगा। तो गोरिल्ला युद्ध तो नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है सूचना युद्ध, ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, 1 मार्च 2026 को किस शहर में मात्र 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया? तो नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, कहाँ बनाया गया? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर। तो इसका सही आंसर है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस देश के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था? किस देश के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था? तो जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इसमें बताया जा रहा है कि किस में टूटा था। तो इससे पहले जो था वो जापान, अमेरिका, चीन, ब्राजील किस में था? तो चीन इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में कहा जा रहा है कि इसमें वाराणसी में लगभग 350 बीघा क्षेत्र के इस शहरी जंगल को विकसित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? तो किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? पहला दिया है आपका हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, या फिर मियावाकी तकनीक, या फिर टेरेस गार्डनिंग तकनीक, या फिर एरोपोनिक्स तकनीक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मियावाकी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण अभियान में शीशम, अर्जुन, सागौन, बांस आदि की कुल कितनी देसी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं? कुल कितनी प्रजातियां थीं? तो 27 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर। वाराणसी में लगाए गए इन पौधों के बचाव के लिए कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित की गई है? कितने किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्थापित की गई है? 5.5 किलोमीटर, 8.0 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वाराणसी के वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधों की सिंचाई के लिए कितनी रेन गन सिंचाई प्रणालियां स्थापित की गई हैं? रेन गन सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, तो कितनी करी गई है? क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा सही ऑप्शन होगा?
पहला कह रहा है कि 150, दूसरा कह रहा है 250, तीसरा कह रहा है 360, चौथा कह रहा है 500। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 360। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मियावाकी तकनीक, मियावाकी टेक्नोलॉजी किस देश के वनस्पति शास्त्री द्वारा विकसित की गई है या एक पद्धति है? तो किसने जो है, किस देश ने इसको विकसित की है? ऑप्शन है इसका चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत। तो इसका सही जवाब है, नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा, मियावाकी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। कम जगह में स्वदेशी पौधों को बहुत करीब लाकर तीव्र और घने प्राकृतिक जंगल विकसित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इस पद्धति को बोनसाई पद्धति कहा जाता है, इकेबाना पद्धति कहा जाता है, मियावाकी तकनीक कहा जाता है, या फिर सुईसेकी तकनीक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, आप कई बार नाम अभी सुन चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, मियावाकी तकनीक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो में जापानी कंपनियों के साथ लगभग कितने करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? 5,000 करोड़, 8,500 करोड़, 11,000 करोड़, 15,000। तो इसका सही जवाब होगा आपका 11,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश और जापानी कंपनियों के बीच हुए 11,000 करोड़ रुपए के समझौतों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? केवल कृषि और शिक्षा है, कृषि उपकरण, औद्योगिकी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट आदि। ऑप्शन सी कह रहा है केवल आईटी और सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी कह रहा है रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेशकों को आमंत्रित करते हुए राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किन सर्किटों का उल्लेख किया है? किन सर्किटों का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन दिया है शिव और कृष्ण सर्किट, जैन और सूफी सर्किट, रामायण और बौद्ध सर्किट, महाभारत और शक्ति सर्किट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, रामायण और बौद्ध सर्किट। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं इसको। इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यापार, उत्पादन या बुनियादी ढांचे में सीधे तौर पर निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, विदेशी संस्थागत निवेश, एफआईआई, पोर्टफोलियो निवेश, या फिर विदेश मुद्रा भंडार, फॉरेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई जो है इसको कहा जाता है। तो ये एक देश से दूसरे देश के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 से 28 फरवरी 2026 के मध्य उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन जो है वो नोएडा में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर गाजियाबाद में हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ। लखनऊ में एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस कंपनी के सहयोग से हुआ है? कौन सी कंपनी थी वो? क्या माइक्रोसॉफ्ट थी, गूगल थी, इन्फोसिस थी या आईबीएम था? तो कौन थी कंपनी? तो कंपनी का नाम है आईबीएम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आईबीएम के एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का मुख्य, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एआई जीओवी टेक इनोवेशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करना, शासन और सामाजिक सेवा वितरण में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों को डिज़ाइन और स्केल करना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए हार्डवेयर बनाना, सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाना। तो इसमें से क्या सही ऑप्शन है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों को डिजाइन और स्केल करना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईबीएम ने कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए एआई साक्षरता कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता यानी कि एमओयू किया है? एमओयू किया है। किसके साथ एमओयू किया है? तो यह किया गया है, पहला है ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा निर्देशक, बी है उच्च शिक्षा विभाग, सी है तकनीकी शिक्षा बोर्ड और डी है कौशल विकास मिशन। इसका सही आंसर है स्कूल शिक्षा निर्देशालय। देखिए उच्च शिक्षा इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 से 12 तक की बात कर रहे हैं, तो स्कूल शिक्षा निर्देशालय के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य बजट में रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीकी के लिए किस इस स्थापना का प्रावधान किया गया है? किस स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा इसके लिए सही? इसके लिए कौन सा सही होगा? किसका प्रावधान किया गया है? तो इसके सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ड्रोन रिसर्च लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रोबोटिक्स एंड एआई पार्क, एडवांस टेक्नोलॉजी हब। इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो किस वर्ष के लिए पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है 23-24 के लिए, 24-25, 25-26, 26-27। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 और 26। वह कंप्यूटिंग का कौन सा उन्नत क्षेत्र है जो सूचना को संसाधित करने के लिए सुपरपोजिशन और एंगलमेंट जैसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी है एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटिंग इसका सही जवाब है। अगला जो है वो प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान को राहत देने के लिए आलू का न्यूनतम खरीद मूल्य मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस कितना निर्धारित किया है। तो मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है वो कितना निर्धारित किया गया है, न्यूनतम खरीद मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। तो इसका सही जो है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 850 प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मार्च 2026 में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। तो कहाँ का किया गया है इसका आयोजन। तो इसका आयोजन जो है वो आपका किया गया है नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसके 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ेगा। किन दो शहरों को जोड़ेगा ये, तो ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य मार्च 2026 के अंतिम चरण में पहुंच गया है। तो इसका सही जवाब होगा 47 का कौन सा सही है। तो कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या अयोध्या। तो इसका सही जवाब है आपका वाराणसी, जंगारी। 20 मार्च 2026 को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो किस में जो है वो आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA ने मार्च 2026 में किस जिले को नए औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया है। तो भूमि अधिग्रहण शुरू किया है, तो ये आपका सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। आज के इस वीडियो में 50वां प्रश्न है, 24 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव और इंजन बदलने की समस्या को हल करने के लिए किस रेल बाईपास को मंजूरी दी है। तो किस रेल बाईपास को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सबौर और गोनूधाम बाईपास। पूर्व में स्वीकृत सबौर गोनूधाम रेलवे बाईपास की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी जो है वो सबौर गोनूधाम की कुल रेलवे बाईपास की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है 10.50 किलोमीटर, 12.25 किलोमीटर, 13.38 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 13.38 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, उसी प्रश्न का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि सबौर गोनूधाम रेलवे बाईपास परियोजना की अनुमानित लागत लगभग कितनी है। कितनी इसकी अनुमानित लागत है। तो इसकी अनुमानित लागत जो है वो आपकी 150.50 करोड़ है, 205.84 करोड़ है, 303.24 करोड़ है, 20 करोड़ है या फिर 450 करोड़ है। तो इसका सही जवाब है आपका 52 का ऑप्शन नंबर सी, 3.3.20 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, कनेक्टिविटी के लिहाज से सबौर गोनूधाम रेलवे बाईपास जिन्हें आपस में जोड़ता है, किन्हें आपस में जोड़ता है, वो कौन कौन सी दो चीज़ें जिनको आपस में जोड़ता है कनेक्टिविटी के हिसाब से। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है। जमालपुर हाल्ट को साहिबगंज रेलवे स्टेशन से, बरहट भागलपुर सेक्शन से, गोनूधाम हाल्ट को भागलपुर साहिबगंज सेक्शन से, सबौर स्टेशन से, पटना जंक्शन को किलौर स्टेशन से, मुंगेर हाट को
नवगछिया स्टेशन से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सबौर और गोनू धाम की बात की जा रही है। तो गोनू धाम हॉल्ट और सबौर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर का नया रेल बाईपास किस रेलवे जोन के अधिकार क्षेत्र में आता है, या किस रेलवे अधिकार क्षेत्र में आता है? पूर्व मध्य रेलवे में आता है, उत्तर मध्य रेलवे में आता है, पूर्व रेलवे में आता है, दक्षिण पूर्व रेलवे में आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे में जो है वो ये आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के 19 जोनों में से एक पूर्व रेलवे ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में है, गोरखपुर में है, गुवाहाटी में है, या फिर कोलकाता में है? तो इसका सही ऑप्शन है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी? पूर्व रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस यानी कि बिहार दिवस जो है वो मनाया है? कौन सा मनाया है? तो ये जो है 110वां मनाया है, 112वां, 114वां या 115वां? तो इसका सही जवाब होगा 114वां। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? स्वतंत्र राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? जब बिहार को जो है वो बंगाल से अलग किया गया था। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? 22 मार्च 1905, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1936, 22 मार्च 1947। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1912। तो देखिए 22 मार्च की डेट तो याद ही रखनी है, साथ में साल आपको याद रख लेना 1912। ठीक है, ये आपकी जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। वर्ष 2026 के बिहार स्थापना दिवस समारोह का मुख्य थीम क्या रखा गया था? मुख्य थीम क्या रखा गया था? सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार, उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी, उन्नत बिहार, उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 114वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो इसका जो है वो उद्घाटन किसने किया है, कहाँ पे किया गया है इसका? श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, बापू सभागार पटना में, ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में, या फिर राजगीर खेल परिसर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल बिहार के गठन के उपलक्ष्य में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अभी इस पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ईयर कौन सा था? 1913। 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्यसभा की कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? एनडीए जो है वो बीजेपी के साथ जो अलायंस है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए जिसको बोला जाता है। और जो कांग्रेस के साथ है उसको यूपीए बोला जाता है। वो यूपीए की सरकार थी, जैसे मनमोहन सिंह जिसमें प्रधानमंत्री थे, उसकी बात है। तो ये दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा कि एनडीए किसको बोलते हैं, यूपीए किसको बोलते हैं।
तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सभी 5 सीटों पे जो है वो जीत दर्ज की है। हाल ही में हुए बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 के विजेताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, 63 क्वेश्चन है ये। इसमें सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये अपनी विधानसभा से तो जीते हैं, लेकिन जो पार्टी जो सरकार बनाना चाहती थी उस लिहाज से ये जो है वो जीत नहीं पाए, सरकार नहीं बना पाए अपनी। और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के जो राज्यसभा चुनाव थी उसमें जो है वो नहीं जीत पाए हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जो है वो आपने देखा कि एनडीए ने जो है वो 5 सीट पे, सभी की सभी 5 सीट पे जो है वो जीत दर्ज की थी। तो इसलिए जो है वो इसमें सही जवाब होगा आरजेडी के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता समीकरण के अनुसार बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 में जीत के लिए न्यूनतम कितने वोटों की आवश्यकता थी। कितने, बिहार राज्यसभा चुनाव से संबंधित सारे प्रश्न हैं। कितने जो है वो वोट की आवश्यकता थी, तो 40 वोट की आवश्यकता थी। कितने वोट की आवश्यकता थी, 40 वोट की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 65। बिहार राज्य में कितने वर्षों के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। पिछला मतदान 2014 के उपचुनावों में हुआ था। 2014 के उपचुनाव में हुआ था। तो आपको बताना है कि बिहार राज्य में कितने वर्षों के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, राज्यसभा चुनाव जो है वो हुआ। तो राज्यसभा चुनाव जो है वो आपको 1 दशक के बाद हुआ। 1 दशक मतलब कि 10 वर्ष। 1 दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, 1 शतक का मतलब होता है 100 साल। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। क्या 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है या आजीवन होता है। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, और जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है उसमें 5 वर्ष का होता है, जिसमें हम जो है वो एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुनते हैं, वो लोकसभा होता है। और राज्यसभा जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव ना होकर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए जो है वो उसमें हम लोग, जनता जो है वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए राज्यसभा जो होती है वो एक स्थायी सभा होती है। क्या होती है वो, राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सभा होती है। स्थायी सभा का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्य एक साथ जो है वो सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। कुछ कुछ जो है वो सदस्य जो है हर साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो लोकसभा जो है वो पूरी तरीके से भंग हो जाती है जब चुनाव होता है, सारे एमपी फिर से चुन के आते हैं, फिर से पूरी सभा का गठन होता है। तो स्थायी सभा अगर पूछा जाए तो राज्यसभा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में कहा गया राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल में अगर सेवानिवृत्त होने का देखा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा 1/3, यानी कि 1/3 जो है वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। जिनका 6 साल पूरा हो जाता है वो बदल जाते हैं। जैसे अभी जो लोग चुने गए हैं बिहार में, जब उनके 6 साल पूरे होंगे तो वो बदल दिए जाएंगे या दोबारा उनका चुनाव होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1/3 जो है वो इसका सही ऑप्शन होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला है, कह रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की वह विधि कौन सी है जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देते हैं जिससे कम से कम वोट बर्बाद होते हैं।
वरीयता क्रम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि 4 लोग अगर जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं और एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है, चौथे का नाम डी है। तो अगर हमको वोट देना है, मान लीजिए हमने कहा कि बी वाला हमको पसंद है, तो ये नंबर 1 पे हो गया, उसके बाद ये सी वाला नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे और फिर नंबर 4 पे। तो मैंने अपनी वरीयता बता दी कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है और उसके बाद जो है वो डी है। तो ये वरीयता क्रम जो है वो इस तरीके से जो है वो काम करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? फर्स्ट पास्ट द वोट पोस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 14 मार्च 2026 को बिहार के 43 राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ लिया है, ये ध्यान रखने वाला प्रश्न है। किसने शपथ लिया है? तो शपथ लिया है, किसने लिया है? फागुन चौहान ने, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने या आनंदीबेन पटेल ने। तो आनंदीबेन पटेल तो सबको पता है कि ये यूपी की जो है वो गवर्नर हैं, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हैं, सैयद अता हसनैन ने जो है वो लिया है। पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो आप जान चुके हैं कि शपथ किसने ली, यानी कि राज्यपाल कौन बना। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि राज्यपाल को शपथ किसने दिलाई। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? तो राज्यपाल को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो संगम कुमार साहू ने दिलाई। अब आपको यहाँ से एक प्रश्न और बन गया कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संगम कुमार साहू जो है वो सही जवाब इसका होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है कि कौन सा संविधान का वो आर्टिकल है, अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वो कौन सा जो है वो आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि 8 मार्च 2026 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट है? स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, के अनुसार कौन सा राज्य लगातार 18 महीनों में सितंबर 2024 से अब तक की बात हो रही होगी, 18 महीने में मुफ्त दवा वितरण में देश के शीर्ष राज्य के रूप में स्थापित है? किस में शीर्ष में है? तो कौन सा है वो? राजस्थान है, केरल है, उत्तर प्रदेश है या बिहार है? तो इसका सही जवाब है वो बिहार है। मुफ्त दवा जो है वो बांटने में बिहार जो है वो सबसे आगे है। अब मुफ्त दवा वितरण में अग्रणी बिहार पता चल चुका है आपको कि बिहार जो है सबसे इसमें अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। राज्य के सुधार तंत्र के तहत अस्पतालों में आवश्यक दवाओं के लिए कौन सी सूची लागू है? कौन सी सूची लागू है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। MML ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम मेडिसिन लिस्ट, EDL एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, CML कॉमन मेडिसिन लिस्ट या PDL प्राइमरी ड्रग लिस्ट। तो कौन सी लिस्ट जो है वो शामिल होगी इसमें? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल मेडिकल मेडिसिन्स जो है वो लिस्ट जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दवाओं की खरीद, आपूर्ति श्रृंखला, इन्वेंट्री और वितरण को डिजिटल रूप से ट्रैक करने वाली वेब आधारित प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो इसका जो है वो सही ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या कहा जाएगा? ई संजीवनी कहा जाएगा या DVDMS कहा जाएगा, यानी औषधि एवं
टीका वितरण प्रणाली कहा जाएगा, या कोविन कहा जाएगा, या ई औषधि कहा जाएगा? तो आपको पता है कि कोविन जो है वो कोविड की वैक्सीन से संबंधित है, ई संजीवनी भी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाल ही में घोषित जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाती है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत जो है वो कितनी राशि जो है वो दी जाती है जो है वो किसानों को। तो इसमें कितनी दी जाएगी? 9,000 दिया जाता है, 7,500 दिया जाता है, 8,000 दिया जाता है कि 12,000 दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है, ये टाइपिंग की एरर है। चलिए मैं इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है उनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। कौन सा रत्न मिला है? भारत रत्न जो है वो मिला है। ये भारत रत्न कब मिला है और किस लिए मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और किस साल में मिला है ये भी आपको बताना है कि किस साल में मिला है, क्यों मिला है और क्या योगदान था। तो इस भारत रत्न से संबंधित कर्पूरी ठाकुर के लिए जो भी जो है वो जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्टेज यानी ISBT से मलहाई पकड़ी की कुल लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? कितनी लंबाई है लगभग इसकी कुल? तो इसको अगर देखेंगे तो इसका सही जवाब है 6.2 किलोमीटर। 6.2 किलोमीटर की लगभग लंबाई है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया है? कितनी सहायता दी जाएगी इसमें? तो इसमें क्या 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख? तो सही जवाब इसका है कि 2 लाख रुपए तक की जो है वो वित्तीय सहायता देने की बात जो है वो इसमें की गई है, प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व मखाना उत्पादन में, विश्व की बात हो रही है, विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? आपको पता होगा कि बिहार में जो है वो मखाना की पैदावार और इसकी जो फसल जो है वो अच्छी खासी होती है। तो इसमें कितना परसेंट जो है वो है? तो ये इसका सही जवाब है 90%, यानी कि 90% मखाना जो है वो बिहार का लगभग है योगदान उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन कहाँ हुआ? समापन कहाँ हुआ जिसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश की जो समृद्धि यात्रा थी वह समृद्धि यात्रा का जो समापन है वो गया में किया गया, भागलपुर में किया गया, पटना में किया गया या मुजफ्फरपुर में किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो है वो आपका है पटना। पटना क्या है? बिहार की क्या है? पटना राजधानी है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 17 मार्च 2026 को CARA केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश में तीसरी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में किया गया, भोपाल में किया गया, ग्वालियर में किया गया, जबलपुर में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में किया गया है। भोपाल में आयोजित CARA का फुल फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो आपको नाम भी याद रखना है। भोपाल में आयोजित CARA की क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का मुख्य विषय क्या था?
मुख्य विषय क्या था? बाल शिक्षा और पोषण था, महिला एवं बाल सुरक्षा था, विशेष आवश्यकता वाले जिनको दिव्यांग बोलते हैं बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए था, या अनाथालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जिनको दिव्यांग को पहले कहा जाता था विकलांग, उसी की बात हो रही है। बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ये इसका जो है ये योजना का मुख्य विषय था। चलिए अगला क्वेश्चन, CARA कि इस कार्यशाला यानी कि केंद्रीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अलावा किन अन्य राज्यों ने प्रतिभाग किया है? किन अन्य राज्यों ने प्रतिभाग किया है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र गोवा होगा, बिहार झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड होगा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, जुवेनाइल आपको पता है ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कोई क्राइम करते हैं और जिनकी एज जो है वो 18 से कम होती है, यानी कि जो बालक होते हैं उनके लिए जुवेनाइल जो है वो कारागार भी होता है। तो जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण यानी कि एडॉप्शन जो है वो में किन नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी? कोई एडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए किन को प्राथमिकता दी जाएगी? विदेशी नागरिकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, भारतीय नागरिकों को यानी जो NRI है उनको दिया जाएगा, या भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा, या NGO संचालकों को दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा? तो दिया जाएगा भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। CARA केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? इसका क्या सही जवाब होगा? गृह मंत्रालय के तहत है, महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में अनाथ परित्यक्य यानी कि जिसको छोड़ दिया जाएगा, त्याग कर दिया गया, आत्मसमर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? कौन सी नोडल एजेंसी है? क्या वो NCPCR है यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, या फिर CBI है केंद्रीय जांच ब्यूरो है, या फिर जो है वो CARA है जिसकी बात की जा रही थी अभी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, या नीति आयोग है? तो आपको पता है कि नीति आयोग जो है वो नहीं होगा, CBI नहीं होगा, ये दो तो नहीं हो सकते। अब बात आती है ऑप्शन A और C में कौन सा होगा? तो इसमें देखिए क्या बात की जा रही है, दत्तक की बात की जा रही है, यानी कि एडॉप्ट करने की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि इसमें भी एडॉप्ट करने की बात कही जा रही है और नाम इसका फुल फॉर्म पीछे भी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। 87 में क्या कह रहा है, 11 मार्च 2016 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत नेट ग्रामीण डिजिटल पहल के तहत पहले समृद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो है वो उमरी गांव में किया गया है, ये गुना मध्य प्रदेश में जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, समृद्धि केंद्र की पायलट परियोजना किन गांवों में शुरू की गई है? किन गांवों में शुरू की गई है? तो या जो है वो किस में शुरू की गई है, या जो है वो उत्तर, इसका ऑप्शन बी है, उमरी मध्य प्रदेश में की गई है, कोंदरू यानी आंध्र प्रदेश में की गई है, और चौरावाला यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये तीन राज्य के 3 जिले हैं। चलिए अगला शुरू क्वेश्चन है 89, इसमें कहा जा रहा है कि एक समृद्ध केंद्र की पहुंच कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले आसपास के गांवों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है?
कितने हैं इसमें? तो इसमें जो है वो आपका 5 किलो बिल्कुल, सॉरी 5 किलोमीटर बिल्कुल जो है वो सही ऑप्शन होगा। यानी कि 5 किलोमीटर में के दायरे में आने वाले आसपास के गांवों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम में से एक भारत नेट, ध्यान रखना है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम है भारत नेट, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, का मुख्य लक्ष्य क्या है? जाहिर सी बात है कि लक्ष्य क्या होगा, सभी ग्रामीण स्कूलों को लैपटॉप बांटना, भारत की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, किसानों को मुफ्त स्मार्टफोन देना, या ग्रामीण क्षेत्र में 5G टावर लगाना। तो इसमें से क्या सही हो सकता है? तो इसका सही जवाब है, देखिए लैपटॉप बांटना तो इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, सब 5G टावर लगाना भी इसका उद्देश्य नहीं हो सकता, किसानों को स्मार्टफोन भी देना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? भारत की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, इससे जो है वो ग्रामीणों का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, 24 मार्च 2026 को राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक पहचान की पुनर्स्थापना के लिए किन 3 प्रमुख कस्बों के आधिकारिक नाम परिवर्तित कर दिए हैं? तो किनके नाम परिवर्तित किए गए हैं? तो नाम माउंट आबू, कामा और जहाजपुर के जो है वो नाम को जो है वो परिवर्तित किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अबुर्द संदर्भों के आधार पर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो आबू राज रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आबू राज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर जिले के ब्रज क्षेत्र स्थित कामा का नाम बदलकर कामवन किया गया, यह पौराणिक वन किस भगवान से जुड़ा हुआ है? यह पौराणिक वन किस नाम से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? भगवान राम से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव से जुड़ा हुआ, भगवान कृष्ण से, या भगवान परशुराम से? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक परंपराओं के कारण भीलवाड़ा जिले के शाहजहांपुर कस्बे को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है इसको? इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका नाम दिया गया है यज्ञपुर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यज्ञपुर कहा गया है इसको। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके तहत औपनिवेशिक काल के प्रतीकों, नामों और कानूनों को हटाकर किसी क्षेत्र या राष्ट्र की मूल भाषाई संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित किया जाता है? वो चीज़ क्या कहलाती है? क्या वो वैश्वीकरण कहलाएगा यानी ग्लोबलाइजेशन का कहलाएगा, आधुनिकीकरण कहलाएगा, मॉडर्नाइजेशन कहलाएगा, या औपनिवेशकरण कहलाएगा, या डीकोलोनाइजेशन कहलाएगा, या फिर उसको राष्ट्रीयकरण कहेंगे यानी कि नेशनलाइजेशन कहेंगे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 95 का क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डीकोलोनाइज जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो किसका किया है? जयपुर में किया है, जोधपुर में किया है, अजमेर में किया है, कि उदयपुर में किया है? तो इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में किया है। हाल ही में किन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कुछ हिस्सों का उद्घाटन किया गया है? कुछ हिस्सों का उद्घाटन किया गया, किसका किया गया है? बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, उपयुक्त सभी। इसमें क्या सही आपका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए 14 वर्ष की लड़कियों के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। रूबेला वैक्सीन अभियान है, पल्स पोलियो अभियान है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण यानी HPV अभियान है, या कोविड-19 बूस्टर अभियान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, कोविड वाला नहीं होगा, पल्स वाला नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HPV टीकाकरण। हाल ही में किन प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? किसकी आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है नोनेरा और परवन अकावद, सरदार सरोवर और भाखड़ा, गोदावरी और कृष्णा बेसिन, चंबल और बेतवा लिंक। इसमें से क्या सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विभिन्न सरकारी विभागों में कितने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं? कितने जो है वो युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया है? इसका सही जवाब है 21,800 लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा गया है।